हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपके प्रीवियस लेक्चर में ही जो चैप्टर था क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कश्मीर मुद्दे को। और इसके अंदर हमारा स्पेसिफिक पॉइंट क्या रहेगा कि जब हमें आजादी मिली थी, आजादी से लेकर वर्तमान तक की अगर बात करें तो कश्मीर के अंदर क्या मुद्दे रहे हैं, क्या समस्याएं रही है, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं हल्की फुल्की चर्चा से। और हमारा हेडर यहाँ पर क्या रहेगा, कश्मीर मुद्दा। तो देखिए, कश्मीर मुद्दे की अगर हम बात करें तो कश्मीर मुद्दे की शुरुआत जो है वो 1947 से शुरू होती है। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्यसी रियासत थी, यानी कि यहाँ पर किसका शासन था, राजा का शासन था। उसी के लिए शब्द यूज किया गया है राजसी रियासत। जिसके शासक जो थे उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। नोट कर लेंगे, इनके शासक का नाम क्या था बेटा, महाराजा हरि सिंह जो थे इनके शासक थे। और इनके द्वारा ही ये पूरी रियासत जो है वो शासित की जाती थी। आगे हम देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अपेक्षा अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। तो एज वी ऑलरेडी नो कि भारत का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने दो ऑप्शन रखे थे कि या तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, भारत में शामिल हो सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इसको हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिटेल में इसकी चर्चा की है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको पॉइंट जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो महाराजा हरि सिंह है वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ना हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर मैं मानचित्र की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, हमारा भारत का हिस्सा है। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा मैटर है इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं वो पंजाब में भी लग रही है जो कि भारत का क्षेत्र है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी लग रही है। तो इसी कारण क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। जबकि पाकिस्तानी नेताओं का मानना था कि रियासत की अधिकांश आबादी जो है वो मुसलमानों की है, वहां पर इस्लाम धर्म जो है वो बड़ी मात्रा में है। इसी कारण कश्मीर का विलय जो है वो पाकिस्तान में होगा। जबकि रियासत के लोगों ने स्वयं को हिंदू मुस्लिम के बजाय पहले कश्मीरी माना। तो देखिए, सबसे पहली समस्या क्या शुरू हो गई कि वहां की जो आवाम थी, वहां की जो जनता थी, उन्होंने अपने आप को हिंदू या मुस्लिम मानने के अलावा क्या माना, कश्मीरी माना। और क्षेत्रीय अभिलाषाओं का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। तो देखिए, यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनता है कि कश्मीरियत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कश्मीरियत शब्द का अर्थ होता है जब क्षेत्रीय अभिलाषाओं का मुद्दा कश्मीर में चला तो उसके लिए एक शब्द यूज किया गया, कश्मीरियत। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो। चलिए शाबाश, आपको क्लियर है। तो यहाँ पर हम आगे इसी में देखेंगे कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा गर्माता है। तो इसी दौरान राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू होता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य महाराजा से छुटकारा पाना तथा पाकिस्तान में शामिल होने का विरोध करना था। तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला ने जो मिशन चलाया, जो आंदोलन चलाया, उसका उद्देश्य क्या था कि जो महाराजा है उससे हमें क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के नेहरू सहित भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं के साथ कैसे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। और इन्हीं संबंधों के कारण कश्मीर का पाकिस्तान में विलय ना होता देख अक्टूबर 1947 में, डेट याद रखेंगे, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए कबलाई घुसपैठियों को भेजा। अब ये घुसपैठी क्या कर रहे थे, धीरे धीरे कश्मीर के अंदर एंटर कर रहे थे और उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां पर हम आगे देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जब इस स्थिति को संभालने के लिए भारत से सैनिक सहायता मांगी तो नेहरू और सरदार पटेल, देखिए सरदार पटेल की यहाँ पर बहुत अहम भूमिका है।
ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करते हैं, उस पर हस्ताक्षर की शर्त पर ही मदद के लिए हामी भरी। क्योंकि उस समय तक की बात करें तो कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इसीलिए यहां पर सरदार पटेल ने पहले क्या कहा कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, और सहायता कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि आप विलय पत्र पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। और अगर आप इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो हम आपकी मदद करने के लिए समर्थ होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे सामने ये ऑप्शन हो कि डू और डाई के ऑप्शन, तो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह ने क्या करा, ना चाहते हुए भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, और उसके बाद जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा माना गया, और उसी के बाद जो है वहां पर सैनिक सहायता जो है वो मुहैया कराई गई। घटनाक्रम को अगर आगे बढ़ाते हुए देखें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही जम्मू कश्मीर की रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों को तय करने का अधिकार भारत को मिल गया, जिसके चलते भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीर घाटी से वापस खदेड़ कर भगा दिया। परंतु तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर चुका था। तो देखिए कौन सा हिस्सा है, जब हम भारत का मानचित्र देखते हैं जो आपकी किताबों में आपको दिखाया जाता है, वो भारत का ओरिजिनल मानचित्र नहीं है। ऐसा कोड जो है वो आपको हर मैप के नीचे मिलेगा। अब ये वाला जो क्षेत्र है जो आप यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूं, ये क्या है, आपका एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, ये इस समय जो है क्या कर लिया था, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और अगर यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी आपको बता दूं कि इधर वाला जो भाग है ये क्या है, आक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है, आक्साई चीन कहलाता है। और ये वाला हिस्सा जो है वो चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस क्षेत्र पर कब्जा तो हो गया। अब इसके बाद की अगर हम घटना की बात करें तो इसके बाद देखेंगे कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। अब किसके द्वारा ले जाया गया, तो नेहरू जी के द्वारा ये जो मामला है ये कहां ले जाया गया, यूएन में ले जाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जहां 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव के मामले में निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। तो यहां पर जो 1948 में आप देखेंगे कि इश्यूज हुए थे, उसे हम किस नाम से जानते हैं, छाया युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि छाया युद्ध किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो एक दोनों के बीच में युद्ध चला, उसी को क्या कहा जाता है, छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कि यूएन ने कौन सी 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की, यानी कि उन्होंने सजेशन दिया। सबसे पहले देख सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसे अपने सभी घुसपैठियों को वापस बुलाएगा। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत कश्मीर में अपनी फौज धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। और तीसरा जो पॉइंट है, जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाएगा, और जनमत संग्रह के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाएगा कि भारत के साथ जो है वो कश्मीर के किस प्रकार के संबंध आगे भविष्य में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम भारतीय विचारकों की बात करें, भारतीय थिंकर्स की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब यहाँ पर कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, तो उसके बाद से जो कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर जनमत संग्रह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 1954 की घटना को। तो इसके बाद सन 1954 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370, ध्यान रखेंगे कौन से आर्टिकल की बात की जा रही है, अनुच्छेद 370 की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 370 के तहत 35A यानी कि 35A को जोड़ा गया, जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। सबसे पहले प्रावधान के रूप में हम देख सकते हैं कि यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार को परिभाषित करता है, यानी कि उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। दूसरे प्रावधान के रूप में हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 35A के अनुसार केवल वही व्यक्ति जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा जो वहां पर 14 मई 1954 से पहले तक कम से कम 10 वर्षों से राज्यों में रह रहा हो
और जिसने राज्य में कानूनी रूप से अचल संपत्ति अर्जित की हो। अचल संपत्ति का मतलब क्या है? सही तरीके से जो, अगर उसने कोई जमीन ले ली है, कोई घर ले लिया है, तो उसी के लिए हमने क्या शब्द यूज किया है? अचल संपत्ति। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट के रूप में कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त भारत के किसी भी राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में कोई संपत्ति जो है वो नहीं खरीद सकते हैं, और ना ही राज्य सरकार की कोई नौकरी या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्थान में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके के प्रावधान के द्वारा जम्मू कश्मीर को क्या मिल गया? एक विशेष राज्य का दर्जा यहां पर हम कह सकते हैं कि उसे प्राप्त हुआ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा? आपको माइक अनम्यूट करके बताएंगे। नो सर। तो जैसा कि अभी आपको पता ही है कि जो नो हमारी सर। करंट गवर्नमेंट है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है? यहाँ से 370 और 35A को हटा दिया है। तो ये तो आप लोग अपडेट है ही। तो अब इसी को हम आगे देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लिख लेंगे, लेक्चर के एंड में हम उसे फिर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को, जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता आ रहा है। देखिए, दावा करता आ रहा है, लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो कश्मीर ना पहले उनका था, ना अब उनका है, ना भविष्य में उनका होगा। तो वहीं भारत पाकिस्तान द्वारा 1947 के कबीलाई हमले में कब्जे किए गए कश्मीर को गैर कानूनी रूप से कब्जा हुआ मानता है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको अभी बताया था, जो कि पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत इसको भी बोलता है कि ये क्या है? ये गैर कानूनी तरीके से क्या है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। तो देखिए, यहां से आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि आजाद कश्मीर क्या है? तो वह भाग जो कि भारत का भाग है, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसे कब्जा कर रखा है, जिसे हम पीओके के नाम से भी जानते हैं, उसे ही पाकिस्तान द्वारा आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी है। तो देखिए, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि भारत द्वारा तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कई तरीके की समस्याओं को हम देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है कि कश्मीर में हिंसा है, सीमा पार से आतंकवाद आ रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, और इसके परिणाम स्वरूप कई लोग जो हैं वो भी मारे गए हैं, जिनमें निर्दोष नागरिक और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। तो आप देखते हैं कि आए दिन जो भारत पाकिस्तान सीमा पर विवाद होते हैं, उसमें जो भारत के जवान हैं, भारत के शहीद हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि कश्मीर को लेकर हमेशा से रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अभी एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने उसमें भी इसको देखा होगा। तो इसी के साथ चलते अगले पॉइंट की तरफ। इस प्रकार 1947 में भारतीय संघ के एकीकरण के साथ ही कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों, मनमुटावों का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध भी हुए हैं, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे वर्तमान स्थिति की। जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एवं उसके समर्थकों को कुचलने के उद्देश्य से तथा राज्य के बेहतर विकास के उद्देश्य से केंद्र भी, जो मोदी सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कश्मीर से 370 और 35A हटाने के लिए विधेयक पारित किया था। तो देखिए, इस समय की बात करें तो देश में क्या चल रहा था? कोविड चल रहा था। लेकिन इस स्थिति को संभालने के लिए 5 अगस्त 2019 को कहां पर पारित किया गया? राज्यसभा में। और 6 अगस्त को लोकसभा में ये मुद्दा पारित कर दिया गया कि कश्मीर से अब हम 370 तथा 35A को हटाएंगे। और इसी के अगले घटनाक्रम में देख सकते हैं कि इसके बाद 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अनुच्छेद 370, जो कि इसे विशेष राज्य का दर्जा देता था, क्या देता था? विशेष राज्य का
दर्जा देता था तथा 35A को निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसे समाप्त कर दिया गया तथा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? माइक ऑन करके बता सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। नो सर। यस क्लियर है। क्लियर है बेटा। तो देखिए, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं या कश्मीर मुद्दे की बात करूं, तो आपका जो कंसर्न टॉपिक है वो यहीं तक है। इसके अलावा ना इससे आगे आएगा ना इससे पीछे आएगा। और यहां से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो मैक्सिमम जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यहां से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर इसी क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कश्मीर मुद्दे, इसको लिख लीजिए बेटा, कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में, कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में वर्तमान स्थिति की, कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में वर्तमान स्थिति की विवेचना करें, विवेचना करें। तो आप यहां पर ये जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ है इसी को आप डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को और विकास को बेहतर करने के लिए जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एनडीए 4 के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, इस तरीके के एक्शन लिए गए ताकि यहां पर बेहतर स्थिति को बनाया जा सके। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां से किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।